Assalamu alaikum. Welcome to Academy Plus. This is Imran, and today we are going to discuss about the Consumer Price Index and Wholesale Price Index. And if you're new to our channel, please subscribe to our channel and share with your friends and all those people who are preparing for JK SSB exams. And if you have any questions regarding my three previous lectures, you can reach me to my different social media handles. And these are my different social media handles. I'm on Telegram, I'm on uh, Instagram and Facebook. You can reach me there and you can ask me your questions there. Let us start our topic today. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। ये समझने से पहले आपको बास्केट ऑफ गुड्स समझना बहुत जरूरी है। अब ये बास्केट ऑफ गुड्स क्या होता है? देखिए, इसमें क्या हम कर लेते हैं, इसमें फिक्स्ड सेट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेते हैं जिनका हम प्राइस इवैल्यूएट कर लेते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। मंथली भी किया जा सकता है या और एनुअली भी किया जा सकता है। अब इसका मकसद क्या होता है कि हम इन्फ्लेशन को ट्रैक करना चाहते हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी मार्केट में, और हर किसी कंट्री का एक अलग अलग बास्केट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पीपल आर हैविंग द डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, and in USA the people are having the, or UK people are having the different consumption pattern. I mean to say उनका जो खाने पीने का तरीका होता है या जो वो डेली लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं वो डिफरेंट होती है। Similarly, in India, there are the different class of people living here in India, right? तो हर किसी क्लास में एक अलग अलग कंजप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ अबाउट द पीपल जो शहर में रह रहे हैं या अबाउट द पीपल जो गांव में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके रहने सहने का तरीका अलग है या उनका कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट होता है या ज़रूरियात जो डेली नीड्स होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें कॉमन भी होती है। अब गवर्नमेंट क्या कर लेती है, इन्हीं चीज़ों को देख के किस लेवल पे, फॉर एग्जांपल कुछ एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, उनका जो खाना आई मीन टू से कंजप्शन पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। अब गवर्नमेंट क्या कर लेती है, इन कंजप्शन को इनकी चेंज देखता है, यानी इनमें प्राइस कितना राइज हुआ है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से देखते हैं हम? एक इसके लिए मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं डिफरेंट क्लास के लिए, ये हम उन्हीं तरीकों से देखते हैं। इनको हम आगे मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे आपके लिए, तो ताकि आपको ये पूरी बात समझ आए जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। जो इन्फ्लेशन होता है, कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन्फ्लेशन होता है जनरल इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी देखिए, ओवरऑल जो गुड्स है उनमें या सर्विसेज है उनमें कितना प्राइस राइज हुआ है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर लेता है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को देख के या इन्फ्लेशन रेट को देख के एक पॉलिसी सेटअप कर लेता है, फिस्कल पॉलिसी, या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप कर लेता है। अब ये दो चीजें क्या है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों चीजें क्या है? देखिए, जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये बेसिकली हमें दिखाता है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्स रेट्स, ठीक है। अभी आप मतलब इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में हमें बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी में ये क्या दिखाता है हमें, ये हमें दिखाता है चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स या मनी सप्लाई हमें दिखाता है। ये किससे हमें पता चलता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना जरूरी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसे सेटअप आरबीआई कर लेता है, और जो फिस्कल पॉलिसी है इसे गवर्नमेंट सेटअप कर लेता है, ठीक है। अब जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है? ये हमें बेसिकली इंडिकेटर है जो दिखाता है प्राइस चेंज कितना हुआ है होलसेल मार्केट में, ठीक है। और इससे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये जो प्राइस पेड कर रहे हैं, कौन मैन्युफैक्चरर्स पे कर रहे हैं या होलसेलर्स पे कर रहे हैं मार्केट में, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें दिखाता है, बेसिकली कैप्चर कर लेता है चेंज इन प्राइस लेवल्स, कहाँ पे, एट द कंज्यूमर लेवल। यानी जो कंज्यूमर एक स्पेंड कर लेता है अपनी चीजें जो खरीदता है, उन चीजों में कितनी चेंज आई है, प्राइस लेवल कहाँ पे है, यानी प्राइस कितना बढ़ गया है या घट गया है, ये हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको एक बात याद रखना जरूरी है, दैट इज जो आरबीआई 2014 से पहले, जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, तो क्या हुआ करता था कि होलसेल प्राइस देख के या होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख के मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप की जाती थी। लेकिन 2014 के बाद इसको शिफ्ट किया गया है, यानी डब्ल्यूपीआई को हटा के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देख के मॉनेटरी पॉलिसी सेटअप होने लगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब पहले हम इन दोनों की डिफरेंस जानते हैं, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके बाद हम आगे जाके हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। देखिए जो सीपीआई का जो मतलब डेटा होता है वो कौन रिलीज कर लेता है, उसे रिलीज कर लेता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई अगर हम देखें, इसका जो जो आंकड़े रिलीज कर लेता है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मुझे बतानी है, दैट इज कि जो सीपीआई है ये मेजर कर लेता है गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ठीक है, अब जब जो डब्ल्यूपीआई है ये खाली मेजर कर लेता है क्या, गुड्स ओनली, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब बेस ईयर जो है सीपीआई का वो 2012 है, क्या है, बेस ईयर 2012, और जो बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का है दैट इज 2011-12। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर, बेस ईयर तो यहाँ पे 2016 रिवाइज किया गया है। देखिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस चीज का बेस ईयर रिवाइज किया गया है। ठीक है, क्योंकि सीपीआई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इसमें कितने आइटम्स कवर होते हैं सीपीआई में, जो जो हम इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इनमें कितने प्रोडक्ट्स को देख के कैलकुलेट किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और डब्ल्यूपीआई में कितने प्रोडक्ट्स को देख के मतलब कितने आइटम्स को देख के डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंजप्शन पैटर्न होता है दैट इज डिफरेंट इन urban areas as well as in rural areas, right? And if you talk about the urban I mean when we are calculating the CPI for urban people, urban consumers, it is 460, right? You had to keep this in your mind, right? Now if you talk about the people living in the villages or rural people, we are taking 448 items into consideration, right? You have to keep these statistics in your mind. आपको याद करना है, रटना है ये चीज कि आपको एग्जामिनेशन में ये आप बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप केस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट, उस एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे सीपीआई में सॉरी डब्ल्यूपीआई में 697 आइटम्स कवर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए जो मैं आगे बोलने वाला हूं ये भी आपको इसका ध्यान रखना है, आपको ये बोलना नहीं है। जो सीपीआई में यहाँ पे लिखा है कि इसमें एक शार्प कैटेगराइजेशन की जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, शार्प कैटेगराइजेशन इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लाइक लंबी लिस्ट दी होगी आपके पास, कोई कैटेगराइज मतलब एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं, मतलब इसमें नैरो क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, यानी फूड एंड बेवरेजेस अलग, पैन पैन टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स इनका अलग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड सो ऑन, एक मतलब एग्स, मिल्क एंड सो मेनी थिंग्स, इनको अलग अलग से यहाँ पे लिया जाता है और अलग अलग वेटेज दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने सीपीआई में एक चीज ली है दैट इज फूड एंड बेवरेजेस, यहाँ पे इनकी वेटेज जो है दैट इज 45.86%। ठीक है,
इसमें अर्बन का 54.8% आता है और जो रूरल का है दैट इज 36.29%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम ऑन द अदर साइड जो WPI है, इसमें एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन मतलब की जाती है आइटम्स की। यानी मतलब इसमें वो सब कैटेगरीज नहीं है, इसमें एक ब्रॉड मतलब जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स है, प्राइमरी आर्टिकल्स में मतलब फूड भी आते हैं, नॉन फूड भी आते हैं, ठीक है। अब जो हाँ दूसरा है इसमें फ्यूल एंड पावर, और तीसरी जो कैटेगरी है इसकी है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर आप वेटेज की बात करोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज को दी जाती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज को दी जाती है, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, राइट। और फ्यूल एंड पावर को कितनी वेटेज दी जाती है, दैट इज 13.15%। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फूड आइटम्स, लाइक इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड एंड नॉन फूड भी आते हैं। अब इनकी वेटेज कितनी है, 24.38। अब देखिए अगर आप अभी गूगल कर लोगे यहाँ पे 22.62% लिखा होगा। देखिए वहां पे प्रोसेस्ड फूड वो इंक्लूड नहीं कर लेते हैं। व्हेन यू आर इंक्लूडिंग द प्रोसेस्ड फूड, जो पैक होते हैं, जो मतलब फिर पैक करके बेचे जाते हैं, तो वो मिला के दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7% के आसपास आता है, जो ऐड होता है फिर वो बनता है 24.38%, ठीक है। अगर आपको विद प्रोसेस्ड फूड बताया जाता है तो आप 24.38% लिख के आओगे। अगर सिंपली कहा गया हो आपको एग्जाम में कि कितनी इसकी वेटेज है विदाउट प्रोसेसिंग फूड, आप 22.62% लिख सकते हैं वहां पे। ओके, चलिए अब इस वेटेज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो प्राइस राइज हुआ है फूड या बेवरेजेस की, वो 7% राइज हुआ, या मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो सीपीआई आया है 7.2% आया, ठीक है। और किसका मतलब सीपीआई, फॉर एग्जाम्पल मैं सीपीआई बोल रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ WPI मेरा फूड एंड बेवरेजेस का कितना आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, WPI टोटल कितना आया, 7.3%, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये दो फिगर्स देखोगे, ये मतलब बहुत क्लोज लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7.2 एंड 7.3, इट्स नॉट अ बिग गैप, वी स्टिल कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली बोथ ऑफ दीज आर सेम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फूड एंड द बेवरेजेस, इनकी जो वेटेज है 45.86% है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है, 24%, राइट। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस में मतलब WPI कितना निकल आया, कितना निकल आया, वो आपको एक नैरो यानी नलिफाई हो जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए 7.2% और उसमें भी जो आप यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स लेते हो फूड आइटम्स में, फूड एंड बेवरेजेस में, फिर मतलब उनकी वेटेज यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा अगर चेंज यहाँ पे इन चीजों में आती है तो ये यहाँ पे कम रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वेटेज कम है। अगर यहाँ पे आप इसकी वेटेज देखोगे फूड एंड बेवरेज की, इट इज 45.86%, राइट। नाउ 7.2% will mean a lot for this section, right? So that is the reason that sometimes we are observing a huge gap between the CPI and the WPI. It is just because of the weightage, right? And in 2015 there was a huge gap between the CPI and WPI. Now I am leaving a question for you. You have to tell me in the comment section, like how much gap was there between the CPI and the WPI in 2015, because that was being considered as the largest gap between CPI and WPI, right? चलिए अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखिए यही बात मैंने नीचे लिखी है कि द वेट असाइन टू ईच कैटेगरी इन WPI एंड CPI इज डिफरेंट, यानी इनका जो वेट असाइन किया जाता है वो डिफरेंट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि फूड एंड बेवरेज में यहाँ पे 45.86% है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 24.8% ही आता है। चलिए अब मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीपीआई लिखे हैं। CPIs here being basically divided into, I can say there are 4 types of CPI. For CPI for the industrial workers is different. That is, there is a CPI for agricultural laborers, CPI for rural labor, CPI for rural, urban, and combined, right? Now, what is this CPI for industrial workers? जैसे कि मैं आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो क्लास ऑफ एक सोसाइटी में डिफरेंट क्लास ऑफ लोग रहते हैं, ठीक है, और हर किसी क्लास का अपना अपना एक जो कंजप्शन पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि इंडस्ट्रियल
सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं या भी जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं, इनके इनके लिए अलग से एक इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, कस्टमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। इसी तरह जो सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर होता है, फॉर एग्जांपल, उनके लिए अलग होता है क्योंकि कंजप्शन पैटर्न डिफरेंट रहता है, राइट। इसी तरह जो रूरल लेबर होते हैं उनका जो सीपीआई होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए, इसी तरह सीपीआई फॉर रूरल, अर्बन एंड कॉम्बाइंड, इनका भी मतलब डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, you have to keep this one thing in your mind, that these three, and the first three, that is IW, AL and ORL, these are basically being compiled by the Labor Bureau in Ministry of Labor and Employment, right? इसको ये कंपाइल किए थे, ये मतलब ये डिपार्टमेंट कंपाइल कर लेता है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सीपीआई फॉर द रूरल, फॉर द अर्बन एंड द कंबाइंड, इट इज बेसिकली बीइंग कंपाइल्ड बाय द सीएसओ, और वी कैन से द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, in the Ministry of Statistics and Program Implementation, right? You had to keep this thing in your mind and you had to remember this thing, because they may ask you the question from this section only. And they may ask you about the which organization or which department is compiling the record for this IW, CPI IW, which department is compiling that record, right? अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि देखिए, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों किया है, देखिए, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहा था। अब यहाँ पे मैंने 2012 लिख लिया है और यहाँ पे 2016 लिख लिया है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सीपीआई का जो, आप ये कहोगे कि सीपीआई का जो बेस ईयर है वो रिवाइज किया गया था 2016, आप यहाँ पे 2012 क्यों लिख रहे हो, वहां पे तो आपने 2012 क्यों लिखा। देखिए सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिवाइज किया गया था, ठीक है, ना कि जनरल सीपीआई। अब जो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स में क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं या पब्लिक पीएसयू वर्कर होते हैं, इनको देखिए, इनका क्या किया जाता है, इनको जो इनके बास्केट में, मतलब जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज आती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज में जो यूटिलाइज कर लेते हैं, उनके प्राइस में जब चेंज आती है तो उनको देख के, उस चेंज को देख के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है और उसे कहते हैं क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, राइट। अब मैंने यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कस क्यों किया है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका फॉर एग्जांपल इसका जो बेस ईयर था वो 2001 से, या 2001 से लेकर 2001 था पहले, वो 2016 किया गया, राइट, ठीक है। ये सीपीआई आईडब्ल्यू हमें हेल्प कर लेता है टू डिटरमाइन द डियरनेस अलाउंस। अब ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है, देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं इनको एक अलाउंस दिया जाता है, उसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा है आपके लिए, ये बेसिकली उनकी बेसिक सैलरी का क्या होता है कि बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट होता है जो उनको दिया जाता है कि जब भी इन्फ्लेशन होती है, या फॉर एग्जांपल कल को अगर परचेजिंग पावर कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल मनी परचेजिंग पावर कम होता है, फॉर एग्जांपल 2019 में जो आपकी सैलरी थी वो 10,000 थी, राइट। अब 2020 में जब अगर फॉर एग्जांपल परचेजिंग पावर मनी का कम होता है या इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है 2020 में, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ये 10,000 2019 में थे, अगर यही 2020 में है, उनका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, परचेजिंग पावर कम हो जाता है। अब गवर्नमेंट क्या कर लेता है, उनको ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब 2% या 3% देता है टू बेसिकली ओवरकम दिस इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। इसका मतलब यही होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। अब ये सीपीआई आईडब्ल्यू खाली डियरनेस अलाउंस का मतलब डिटरमाइन करने के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली रेट ऑफ ये इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, मतलब इसलिए मैंने इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि 2016 इसका बेस ईयर चेंज किया गया फ्रॉम 2001। अब इसमें काफी चेंजेस लाई गई,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटेज, देखिए वेटेज आप अगर देखोगे 2001 में जो वेटेज है वो डिफरेंट थी। अब 2016 में डिफरेंट वेटेज चेंज की गई है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे फूड की आप बात करोगे, फूड की जो वेटेज थी दैट इज 46.2%। अब यही पे जब 2016 बेस ईयर चेंज किया गया, अब यहाँ पे जो वेटेज है वो रिवाइज की गई। अब यहाँ पे इसकी वेटेज है वो घटा दी गई, राइट। चलिए, now if you can see from the housing point of view, there was 15.27% in housing, the weightage of which has been increased to 16.87%, right. Similar is the case with, for the clothing and footwear, right. It has been reduced from 6.57% to 6.08%, right, from this to this, right. uh, as well for the fuel and light. If you can see for this portion as well, the weightage of this has been reduced from 6.43% to 5.5%, right. For pan, tobacco, supari and intoxicants, this weightage has been reduced as well, and this is now at 2.07%, okay, and 2.2% from 2.2% to 2.07%, right. And this is all about this. And now if you see the base year, the base year was initially, the base year for CPIW was 1944, and then it was revised to 1949, and similarly from 1949 to 1960, from 1960 to 1982, 1982 to 2001, and then 2001 to 2016. Now right now the base year for the CPIW is 2016, right. ओके, यही चीज मैंने नीचे लिखी है कि जो 2014 में जो आरबीआई ने अडॉप्ट किया है, मतलब सीपीआई को अडॉप्ट किया है एज ए की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया, ठीक है। चलिए, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो इन है, मतलब सॉरी, जो लेबर ब्यूरो है, इन्होंने ये क्या कहा है कि जो बेस ईयर है, they are basically just trying to revise it after every 5 years, okay. And I also have already mentioned this, like the monetary policy committee, they are using the CPI data to control the inflation. Basically जो monetary policy होती है उसका एक target होता है to control the inflation, and और fiscal policy independent होती है। अगर मैं और एक बात बताऊं आपको कि जो monetary policy होती है that is basically independent of what you can say as the political or we can say the political dimension is that is free from the political dimensions, and fiscal policy तो पूरा भरा हुआ है, मतलब they just the government is basically just try to gain the involvement of people. They are just trying to gain the I mean the vote bank and all those things, the political things, okay. Now but you have to keep one thing in consideration, that is जो WPI एंड CPI है, इन्हीं के बेसिस पे एक इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक, अगर हम क्लियर पिक्चर से देखें, मतलब क्लियर पिक्चर से देखें, इनका जो है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री का एक देखा जाता है, ठीक है। ये मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ओ माय बैटरी इज गेटिंग लो टुडे एज वेल, आई एम सॉरी। ओके, नाउ this is what I have said already, that if you look closer at these two indices, we can clearly see the picture of the Indian economy, or we can say the status of Indian economy, right? So this was our lecture today, and if you have any doubt, you can ask me, on my different social media handles. I already mentioned, in my first slide. And don't forget to like, share, and comment, please. And share with your friends and those people who are preparing for the examination. And PDF will be available. It will be available on our Academy Plus channel. You can download our PDF from there. Okay, have a great day. Have a great time. Thanks so much.